हेलो क्यूरियस माइंड्स, अब जरा इस तस्वीर को देखो। ये जमीन पर मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है, अफ्रीकन एलिफेंट। और अब इस तस्वीर को देखो, यह है पानी में रहने वाला दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएचर, ब्लू व्हेल। और कंपैरिजन में अफ्रीकन हाथी तो बस इसकी दुम के बराबर लगता है। बल्कि सिर्फ ब्लू व्हेल ही क्यों, ये जो जायंट जेलीफिश है, आप यकीन नहीं करोगे लेकिन इसका साइज तकरीबन 10 हाथियों के बराबर है। और ये वाला क्रिएचर 4 हाथियों जितना बड़ा है। और आखिर में ज़रा इस और फिश की लंबाई तो देखो। ये जितने भी समुद्री क्रिएचर्स हैं, ये ज़मीन पर रहने वाले क्रिएचर से कई गुना बड़े हैं। तो साफ जाहिर है कि समंदर वहाँ के जानदारों को कोई ऐसा एडवांटेज दे रहा है जो शायद ज़मीन के जानदारों को नहीं मिल रहा। डिड यू नो, तकरीबन 150 मिलियन साल पहले कहानी इसके बिल्कुल उलट थी। इस वक्त ज़मीन पर रहने वाले जानदार पानी के जानदारों से कहीं गुना ज़्यादा बड़े हुआ करते थे। कुछ तो वाकई 6 मंजिला इमारत जितने बड़े थे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पिछले 150 मिलियन सालों पर ज़मीन में ऐसा क्या बदल गया जो आज वही एडवांटेज ज़मीन के जानदारों को नहीं मिल रहा बल्कि समुद्री जानदारों को मिल रहा है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए साल 2023 में ब्राज़ील के सिरेड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर फिलिप सिल्वा और इनकी टीम एक दिन सी क्रिएचर्स पर एक स्टडी कर रही थी। इसके लिए उन्होंने 19 इकसाम के सी मैमल्स लिए जिनका साइज आमतौर पर 10 मीटर से ज़्यादा होता है। अब खास तौर पर सी मैमल्स ही क्यों, तो देखो इसकी वजह यह थी कि फिलिप और उनकी टीम जानती थी कि अर्थ पर मौजूद तमाम मैमल्स की ग्रोथ के लिए टोटल 9 जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इन 9 जीन्स में से किसी भी 2 जीन्स के परम्यूटेशन कम्बिनेशन ज़मीन पर रहने वाले मैमल्स में भी पाए जाते हैं। और चूंकि मैमल्स का मैमल से कंपैरिजन ज़्यादा एक्यूरेट होता है ताकि पानी में ग्रोथ की वजह समझी जा सके, इसलिए फिलिप और उनकी टीम ने 19 सी मैमल्स लेकर उनमें 9 ग्रोथ जीन्स को तलाश करना शुरू किया। अब क्या आप जानना चाहते हैं कि स्टडीज़ में उन्हें क्या रिजल्ट्स मिले? सरप्राइजिंगली उन्होंने पाया कि 19 के 19 समुद्री मैमल्स में एट अ टाइम कम से कम 4 जीन्स का कम्बिनेशन मौजूद था, जबकि ज़मीन पर रहने वाले मैमल्स में सिर्फ 2 जीन्स थे। जिसका मतलब यह है कि इन 4 जीन्स के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से समुद्री मैमल्स का साइज ज़मीन के मैमल्स के मुकाबले में ज़्यादा है। अब सवाल यह है कि जैसे ही ये पानी में जाते हैं उन्हें इन एक्स्ट्रा ग्रोथ जीन्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये 2 के बजाय 4 क्यों हो जाते हैं? आखिर इस एवोल्यूशन के पीछे वजह क्या है? बिल्कुल इस वजह को जानने के लिए मैंने कुछ रिसर्च की। और जब मैं इन समुद्री मैमल्स की पिछली स्टडीज़ को देख रहा था तो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिली। मुझे एक ऐसी स्टडी मिली जिसके मुताबिक समुद्री जानदारों की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार एक गैस समंदर की गहराई में बड़ी मिकदार में पाई जाती है। दरअसल साल 1999 की एक स्टडी में बायोलॉजिस्ट गोथियर चैपले और उनकी टीम ने मुख्तलिफ पानी के रिसोर्सेज से झींगे जमा किए और तकरीबन 1800 झींगों की टाइप्स का आपस में कंपैरिजन किया। अब जब उन्होंने कंपैरिजन किया तो उन्हें मालूम हुआ कि कुछ झींगे बाकियों से तकरीबन 6 गुना बड़े थे। और इसकी वजह जानने के लिए उन्होंने इन बड़े झींगों के हैबिटेट यानी इन्वायरमेंट का एनालिसिस शुरू किया। इसके बाद जो उन्होंने पाया दैट वाज एक्सट्रीमली फैसिनेटिंग। उन्होंने देखा कि जो छोटे साइज के झींगे थे वो सब शैलो वाटर्स में रहते थे और जो बड़े झींगे थे वो सब गहरे समंदर में रहते थे। मजीद रिसर्च से यह नतीजा निकला कि गहरे समंदर का पानी बहुत ठंडा होता है और इसी वजह से वहाँ ऑक्सीजन सतह के मुकाबले ज़्यादा डिसॉल्व हो जाती है और यही वो गैस है जो गहरे समंदर में झींगों की ग्रोथ में मदद करती है। अब मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन और साइज का क्या ताल्लुक है। ये ताल्लुक बहुत गहरा है। दरअसल गौथियर चैपले की रिसर्च से एक बहुत कॉमन सेंस बात सामने आई। मछलियाँ सांस कैसे लेती हैं? गिल्स के जरिए। वी ऑल नो दैट। मछलियों के गिल्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो पानी से ऑक्सीजन लेकर जिस्म में पहुंचाते हैं। अब चूंकि ठंडे पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है तो नेचुरली इस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए मछलियों के गिल्स का साइज वक्त के साथ बढ़ गया, क्योंकि जैसे ही बॉडी के सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है उनका मेटाबॉलिज्म तेज़ और एफिशिएंट हो जाता है, जिससे मसल्स भी बढ़ने लगते हैं। और आखिरकार नतीजा ये निकलता है कि ज़्यादा ऑक्सीजन का मतलब बड़े गिल्स, फिर इन बड़े गिल्स को संभालने के लिए बड़ा जिस्म और फिर बड़े जिस्म के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के लिए और बड़े गिल्स। यानी इन दोनों स्टडीज से ये नतीजा निकलता है कि गहरे समंदर में ज़्यादा ऑक्सीजन और जेनेटिक्स ये 2 बड़ी वजूहत हैं जो समंदरी जानदारों के साइज़ को गैर मामूली तौर पर बढ़ा रही हैं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। फिलिप की पहली रिसर्च में एक चीज़ मिस हो गई थी। हमने अभी तक सिर्फ फिशेस की बात की है, पानी में रहने वाले मैमल्स का क्या? जैसे ही फिलिप की रिसर्च पब्लिश हुई, कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ गुएल्फ के रिसर्चर एंडी टुर्को ने यह देखा कि इस पूरी रिसर्च में एक बड़ा लूप होल है। अब बाकी मछलियाँ तो ठीक है क्योंकि उनके पास गिल्स होते हैं, लेकिन समंदर का सबसे बड़ा जानदार ब्लू व्हेल
जो कि मछली नहीं है बल्कि मैमल है। ये ब्लू व्हेल पानी के अंदर सांस नहीं लेती बल्कि सतह पर आकर सांस लेकर दोबारा नीचे जाती है। तो फिर सिर्फ 2 एक्स्ट्रा जीन्स की वजह से इसका साइज इतना बड़ा कैसे हो गया? इसी लूप होल को फिल करने के लिए रिसर्चर एंडी टुर्को ने अपनी टीम के साथ एक अलग रिसर्च शुरू की और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बार ऐसे जानदार लिए जाएं जो पानी और जमीन दोनों पर रहते हों, ताकि साइज में फर्क आसानी से समझ आ सके। इसके लिए उन्होंने मैनग्रोव रिव्यूलस नामी एक एम्फीबियन स्पीशीज को चुना जो मेंढक की तरह पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकती है। उन्होंने बेसिकली इन एम्फीबियन फिशेस के 2 ग्रुप्स बनाए, जिनमें से एक को 2 हफ्ते पानी में रखा और दूसरे को ज़मीन पर, ताकि दोनों एनवायरनमेंट का असर देखा जा सके। और मेरे ख्याल में इस स्टडी ने बहुत खूबसूरती से दिखाया कि बायोलॉजी को फिजिक्स कैसे मुतासर करती है। 2 हफ्ते बाद एंडी टुर्को ने देखा कि जो मछलियाँ ज़मीन पर रखी गई थी उनकी रीढ़ की हड्डियाँ ज़्यादा मोटी और सख्त हो गई थी। और ये तब होता है जब कोई जानदार ज़्यादा ग्रेविटी एक्सपीरियंस करने लगता है, लेकिन अर्थ पर तो हर जगह ग्रेविटी तकरीबन एक जैसी है, राइट? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि इन फिशेज़ ने ज़मीन पर ज़्यादा ग्रेविटी एक्सपीरियंस किया था। तो फिर एग्जैक्टली इन दोनों इन्वायरमेंट में ऐसा क्या बदला? वेल, अगर मैं आपको एक छोटा सा हिंट दूं तो आप खुद जवाब दे दोगे। मुझे बताओ, अगर पानी में एक टेनिस बॉल और एक पत्थर फेंको तो क्या होगा? जाहिर है पत्थर डूब जाएगा और टेनिस बॉल तैरेगी। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जैसे ही कोई चीज़ पानी में जाती है वो अपने वजन से नीचे की तरफ दबाव डालती है और इसके जवाब में पानी उसी ताकत से उसे ऊपर की तरफ धकेलता है विद अ फोर्स कॉल्ड बुएंसी। और इसी बुएंसी की वजह से समुद्री जानदारों को एक एक्स्ट्रा फ्रीडम मिलती है कि वो अपने साइज को गैर मामूली हद तक बढ़ा सकें। क्योंकि अगर एक हाथी ब्लू व्हेल जितना बड़ा हो गया तो उसकी हड्डियां चाहे कितनी भी थिक हो जाएं, हवा से मिल रही बुएंसी उसे ग्रेविटी को झेलने में उतनी मदद बिल्कुल नहीं कर सकती जितना पानी ब्लू व्हेल्स की मदद करता है। इसके अलावा पानी में रहने वाले जानदारों की एवरेज डेंसिटी 1075 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, जबकि समुद्री पानी की एवरेज डेंसिटी 1026 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। यानी कि पत्थर की तरह पानी में रहने वाले ज्यादातर क्रिएचर्स पानी से भी भारी होते हैं और इसीलिए अपने आप को टेनिस बॉल जैसे फ्लोट करवाने के लिए सभी समुद्री क्रिएचर्स अपने अंदर कुछ ऐसे एडॉप्टेशंस इवॉल्व कर लेते हैं जिनकी मदद से उनका वजन पानी के वजन से कम हो जाता है। और ये भी एक रीज़न है कि उन्हें अपने बॉडी का साइज बढ़ाना पड़ता है। लाइक फॉर एग्जांपल स्क्विड्स फ्लोट करने के लिए अपनी बॉडी में ऐसे एमोनियम रिच फ्लूइड्स बनाते हैं जिनका वजन पानी से कम होता है। शार्क्स जैसे कुछ समुद्री क्रिएचर्स अपने लिवर में स्क्विलिन नामी एक गैस बनाते हैं और टेलियोस्ट फिशेज अपने ब्लेडर में हवा भर लेते हैं ताकि वो फ्लोट हो सकें। अब इन सभी स्पेशल टाइप के फ्लूइड्स और गैसेस बनाने के लिए इन क्रिएचर्स को ऑब्वियसली कुछ स्पेशल बुएंसी ऑर्गन्स लगेंगे। सो बस इन्हीं ऑर्गन्स के लिए अपनी बॉडीज में एक्स्ट्रा जगह बनाने के लिए कई बार समुद्री जानदारों के साइजेस ज़मीनी जानदारों के मुकाबले ड्रास्टिकली बढ़ जाते हैं। यानी कि फिलिप की रिसर्च में आए लूप होल को फिल करते हुए एंडी टुर्को ने ये प्रूव कर दिया कि सी क्रिएचर्स के साइज एबनॉर्मली बढ़ने के पीछे इन क्रिएचर्स का नंबर 1 जेनेटिक मेकअप और नंबर 2 समंदर में मौजूद डिजॉल्व ऑक्सीजन तो मेजर रोल प्ले करता ही है, लेकिन इसके साथ नंबर 3 ग्रेविटी और बुएंसी के बीच का टग ऑफ वॉर भी समुद्री क्रिएचर्स को वो अनड्यू एडवांटेज देता है और यही वजह है कि इनका साइज ज़मीन पर रहने वाले जानदारों के कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी ये 3 रीजंस हमें ये नहीं बताती कि 150 मिलियन साल पहले ज़मीन पर आखिर ऐसा क्या अलग था कि उस वक्त कुछ ज़मीनी जानदार ब्लू व्हेल से भी 2 गुना बड़े हुआ करते थे, जबकि उस वक्त पानी के सबसे बड़े क्रिएचर्स आज के अफ्रीकन हाथियों जितने ही बड़े थे। अब जब हमने इस पर कुछ रिसर्च की तो हमें पता चला कि उस वक्त ज़मीन पर राज करने वाले डायनासोर ज़्यादातर कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर्स थे, यानी अपने जिस्म को गर्म रखने के लिए वो इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से हीट एब्जॉर्ब करते थे और इसी वजह से उन्हें मैमल्स की तरह अपनी खुद की एनर्जी ज़ाया नहीं करनी पड़ती थी। अब इस सूरत में चूंकि उस वक्त ज़मीन पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार काफ़ी ज़्यादा थी तो वहाँ के दरख्त और पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे और कॉर्निवरस डायनासोर जैसे सोरोपोड्स को भी बढ़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी मिलने लगी। लेकिन इसके साथ साथ इस बड़े जिस्म को गर्म रखने के लिए यही कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से सूरज की बहुत सारी एनर्जी को हवा में ही कैद कर लेती थी। यानी इसने एक परफेक्ट फार्मूला बना दिया था जो सिर्फ उस वक्त के ज़मीनी जानदारों को फेवर कर रहा था, जबकि पानी में रहने वाले कोल्ड ब्लडेड जानदार पानी के ठंडा होने की वजह से इस फायदे से महरूम रहे। ऑल इन ऑल क्यूरियस माइंड्स, अगर इस पूरी कहानी को बहुत सादा अल्फाज में समझाया जाए तो हम कह सकते हैं कि ज़मीन पर पैदा होने वाले तमाम जानदार मिट्टी जैसे जिस्म के साथ आते हैं और नेचर वो कुम्हार है जो अपनी मर्जी के मुताबिक इस मिट्टी को उस वक्त की ज़रूरत के हिसाब से जिस शक्ल में चाहे
ढाल देती है। और यही बात एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ ले जाती है, क्योंकि नेचर सिर्फ जानदारों की शक्लें ही नहीं बदलती बल्कि कभी कभी वो पूरी जमीन की शक्ल भी बदल देती है। जैसे आज हम देख रहे हैं कि अफ्रीका का पूरा कॉन्टिनेंट आहिस्ता आहिस्ता क्रैक हो रहा है और जमीन के अंदर मौजूद फोर्सेस इसे आहिस्ता आहिस्ता अलग कर रही हैं। और अगर ये अमल ऐसे ही जारी रहा तो आने वाले कुछ सालों में अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा अलग होकर बिल्कुल नई जमीन बना सकता है। अब जरा सोचो, जब जमीन की शक्ल बदलती है, समंदर बदलते हैं और कॉन्टिनेंट्स अपनी जगह बदलते हैं, तो इसका असर सिर्फ जमीन पर नहीं पड़ता बल्कि समंदर के जानदारों और जमीनी जानदारों दोनों के एवोल्यूशन पर पड़ता है। तो सवाल यह है कि आखिर अफ्रीका टूट क्यों रहा है? जमीन के अंदर ऐसी कौन सी फोर्सेस हैं जो पूरे कॉन्टिनेंट्स को भी तोड़ सकती हैं? अगर आप ये समझना चाहते हो कि जमीन के अंदर आखिर हो क्या रहा है और मुस्तकबिल में अफ्रीका के साथ क्या होने वाला है, तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। क्लिक ऑन दिस वीडियो एंड सी व्हाई अफ्रीका इज स्लोली ब्रेकिंग अपार्ट। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और अगर आप ऐसी मजीद मालूमाती और दिलचस्प इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।